हे गाइस, दिस इज़ शुभम तिवारी एंड नाउ यू आर वाचिंग bebosstech। दोस्तों, bebosstech में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स की यह एक नई सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसका ये 5वां वीडियो है। और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, यानी कि एक जावा प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आप लोगों को डायरेक्ट हमारे ब्लॉग से मिल रहा है, इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो से समझ में आ गया हो, तो अगर आपको नोट्स भी बनाना हो या कॉपी पेस्ट करना हो, तो आप डायरेक्ट हमारे ब्लॉग को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से आप कंटेंट उठाकर कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। यानी एक जावा जो प्रोग्राम होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। और इसमें 7 लाइनें दी गई हैं: पैकेज डिक्लेरेशन, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंटरफेस स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, क्लास डिफिनीशन, वेरिएबल्स, मेथड एंड बिहेवियर्स। तो ये जो सातों हैं ये एक बेसिक जावा प्रोग्राम में होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, मतलब मैंडेटरी नहीं है ये सातों। बट एक जावा प्रोग्राम में मैं सोचता हूँ कि अगर एक आप डेवलपर हैं तब आप इन सातों चीज़ों का उपयोग ज़रूर से ज़रूर किए होंगे अपने प्रोग्राम में। यदि आप एक फ्रेशर हैं, मतलब नए बंदे हैं जो भी प्रोग्रामिंग जिसको बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो इसमें से 2-3 चीज़ें ही हैं जिनका आप लोग प्रयोग अभी तक किए होंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें 3 रूल्स तो ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। जिसमें सबसे पहला रूल आता है, जावा कोड इज केस सेंसिटिव। यानी कि जो जावा का कोड होता है वो केस सेंसिटिव होता है। इसमें अपर केस, लोअर केस बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे आपने किसी भी जावा प्रोग्राम में ए लिखा और उसके बाद उसी को लोअर केस में ए लिख दिया, तो वो 2 अलग अलग चीज़ें, 2 अलग अलग वर्ड्स माने जाएंगे। तो पहला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है दोस्तों। और दूसरा है, यू मस्ट हैव टू डिफाइन द क्लास फर्स्ट टू राइट एनी जावा प्रोग्राम। यानी कि जावा प्रोग्राम आप लोगों को दोस्तों पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी जावा प्रोग्राम यदि लिखा गया है तो उसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस ज़रूर होती हैं। तो जावा का जो प्रोग्राम होता है उसमें एटलीस्ट 1 क्लास का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। द प्रोग्राम मस्ट बी सेव्ड एज द नेम ऑफ दैट क्लास विच होल्ड द मेन मेथड। तो कोई भी जावा प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं दोस्तों, तो उसमें मेथड्स भी कई सारे होते हैं, बट किसी भी जावा प्रोग्राम के लिए मेन मेथड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि मेथड तो हम अपनी तरह से भी बना सकते हैं, बट कोई भी जावा प्रोग्राम वैलिड तभी होता है जब उसमें मेन मेथड होता है। और वह मेन मेथड जिस क्लास के पास होता है वह जावा प्रोग्राम उसी क्लास के नाम से सेव किया जाना ज़रूरी होता है। तो ये बेसिक 3 नियम थे। पहला नियम, जावा कोड इज केस सेंसिटिव। दूसरा, यू मस्ट हैव टू डिफाइन द क्लास फर्स्ट टू राइट एनी जावा प्रोग्राम। तीसरा, द प्रोग्राम मस्ट बी सेव एज द नेम ऑफ दैट क्लास विच होल्ड द मेन मेथड। ये तीनों नियम आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि बिना इसके आप कोई भी जावा प्रोग्राम, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप एक्सपर्ट हो, आप नहीं लिख सकते हो किसी भी कीमत पर। तो अभी हमने जो ऊपर 7 चीज़ों के बारे में चर्चा की थी, वो सातों अब हम धीरे धीरे करके उनके अंदर के पार्ट्स को देखेंगे कि उनके अंदर क्या है। पैकेज डिक्लेरेशन, तो कोई भी अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें अगर आप पैकेज डिक्लेरेशन करते हो, तो पहले हम लोग जानेंगे कि पैकेज क्या होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जावा प्रोग्राम लिखने के लिए आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस लिखनी पड़ती हैं और बहुत सारी क्लासेस लिखते हैं, बहुत सारे आप मेथड्स लिखते हैं। तो बहुत सारी क्लासेस आपको ना लिखनी पड़े, इसके लिए जावा में एक फ़ीचर होता है पैकेज का। तो यदि आप किसी पैकेज का प्रयोग करते हो तो किसी भी जावा प्रोग्राम में आप बिना क्लास को लिखे ही उसको डिफ़ाइन कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। कैसे? आप जावा प्रोग्राम लिखते समय सबसे ऊपर पैकेज को डिक्लेयर कर देते हैं
और उसके बाद जहाँ भी आपको उस क्लास की ज़रूरत पड़ती है उसका उपयोग कर लेते हैं। दूसरा है इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है गाइस? इंपोर्ट स्टेटमेंट के ही द्वारा किसी भी एक्सटर्नल पैकेज को, फाइल फोल्डर को अपने जावा प्रोग्राम में इंपोर्ट किया जाता है, यानी लाया जाता है। यदि हमें कोई क्लास यूज़ करनी हो तो अगर वो यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं है, प्री डिफ़ाइन है, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। अभी नीचे एक प्रोग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ दिखेगा। तीसरा है इंटरफेस स्टेटमेंट। इंटरफेस स्टेटमेंट लाइक अ क्लास दैट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ मेथड डिक्लेरेशन। तो ये जो इंटरफेस स्टेटमेंट होता है, ये जैसे पैकेज होता था तो उसमें कई सारी प्री डिफाइंड क्लासेस होती थी जिनका उपयोग हम लोग अपने प्रोग्राम में करते थे, और इंटरफेस स्टेटमेंट के द्वारा प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर होते हैं और उनका उपयोग हम लोग अपने प्रोग्राम में इंटरफेस स्टेटमेंट के द्वारा करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। चौथा है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें कई जगह ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हमको प्रोग्राम को समझाना पड़ता है, बट हम वहाँ पे वीडियो तो बना नहीं रहे होते हैं कि वहाँ पे हम आपको समझा दें। तो उसको समझाने के लिए वहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ता है, बट कंपाइलर उस टेक्स्ट को कैसे इग्नोर करे, इसलिए हमें उस टेक्स्ट को कमेंट के रूप में लिखना पड़ता है, और उसी कमेंट को डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी कहा जाता है। तो कमेंट कैसे लिखा जाता है दोस्तों, वो भी आपको नीचे प्रोग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद आता है क्लास डेफिनेशन। इन जावा प्रोग्राम एटलीस्ट वन क्लास मस्ट बी हैव। ये बात मैंने आपको ऊपर उन तीनों नियमों में भी बता दिया था कि किसी भी जावा प्रोग्राम के लिए क्लास का होना, एटलीस्ट वन क्लास का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज वो जावा प्रोग्राम वैल्यूएबल नहीं होगा। वैल्यूएबल नहीं होने का मतलब है दोस्तों कि जब जावा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, रन नहीं होगा, तो उस जावा प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लास डेफिनेशन भी देख लिया गया। अब आते हैं, छठवां है हमारा वेरिएबल्स। तो ज़रूरी नहीं है कि जावा प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हो तो उसमें वेरिएबल्स हों ही, बट नॉर्मली एक जावा प्रोग्राम यदि हम लिखते हैं तो उसमें हम वेरिएबल्स का यूज़ कर ही देते हैं। वेरिएबल क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ हम लोग देते हैं उसको वेरिएबल्स होल्ड करते हैं। तो अभी तो हम लोग बेसिकली समझ रहे हैं कि जावा प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। अब आगे चल के हम लोग इन पर हम आपको इन एक एक टॉपिक पर वीडियो देंगे जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि वेरिएबल्स क्या हैं, मेथड क्या है, क्लास क्या है। इन सब पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, इंटरफेस स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, पैकेज डिक्लेरेशन, इन सब पे ही एक एक वीडियो आपको दिया जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से और डीपली नॉलेज हो जाए इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसको तो हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर करते वक्त भी समझ लेंगे। अभी बस इतना समझना है कि एक बेसिक जावा प्रोग्राम कैसे हम लोग लिखते हैं। तो हम लोगों ने कवर किया था वेरिएबल्स तक। सातवां था मेथड एंड बिहेवियर्स। तो किसी भी जावा प्रोग्राम में मेथड एंड बिहेवियर्स भी होते हैं। मेथड यहाँ पे दो तरह से बताया गया है, एक मेथड, एक मेन मेथड। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी थी। जावा प्रोग्राम में कई सारे मेथड्स होते हैं, बट मेन मेथड का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। उसके बिना जावा का प्रोग्राम कोई भी मायने नहीं रखता है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब जिस एग्जांपल के बारे में मैं बात कर रहा था वो एग्जांपल आ गया दोस्तों। यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट किया गया है। दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पैकेज को प्रोग्राम में सबसे ऊपर डिक्लेयर किया जाता है। तो पहला चीज़ जो था पैकेज स्टेटमेंट, वो आपको ऊपर दिख गया कि पैकेज XYZ यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है, इंपोर्ट java.util। यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया गया है। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डबल स्लैश लगा के डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, यानी एक लाइन को कमेंट करने के लिए डबल स्लैश का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डबल स्लैश लगा के उसके आगे हमने समझाया है कि ये क्या है। तो डबल स्लैश क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है जो कि किसी भी लाइन को
कमेंट में परिवर्तित कर देता है और यह कमेंट क्या करता है कि उस प्रोग्राम को रीड होने से रोक लेता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पब्लिक क्लास फर्स्ट जावा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सबसे पहली क्लास क्या है, फर्स्ट जावा के नाम से पहली क्लास है हमारी। अब यहाँ पे वेरिएबल्स दिए गए हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमने 10 दिया है, दूसरा वैल्यू 15 दिया है, जो कि वेरिएबल ए और बी में स्टोर किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल इंट सम भी दिया गया है, सम भी एक वेरिएबल है और इसको कमेंट करके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में बताया गया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में नीचे हमने आपको बताया है। और यहाँ पे ये जो मेन है यही है मेन मेथड और इसके बाद लिखा गया है स्ट्रिंग args, ये एक स्ट्रिंग होता है, अभी इसके बारे में भी नीचे आपको बताया गया है। और ये सम मतलब एक प्रोग्राम बनाया है मैंने दो संख्याओं को जोड़ने का, ए और बी दो संख्याएं हैं उनको जोड़ने का हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया था। तो यहाँ पे सम एक वेरिएबल है जिसमें ए और बी वेरिएबल जुड़कर जा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग सम को डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे system.out.println द सम ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमने सम को प्रिंट करवाया क्योंकि ए और बी का जो सम था मतलब ए और बी को जो ऐड करने पे आया था उसको हमने सम में स्टोर कराया है, तो इसलिए हम लोग सम को यहाँ पे प्रिंट कराए हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम आप लोगों ने अभी देखा, प्रोग्राम ये था, आपके पास इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो या हमारे ब्लॉग पे जाके डायरेक्ट इसको वहाँ से भी देख सकते हो। ये प्रोग्राम कैसे क्या क्या इसमें लिखा गया है और क्या क्या है इसमें। सबसे पहले क्या है इसमें, पब्लिक क्लास फर्स्ट जावा। तो यहाँ पे पब्लिक क्या है, पब्लिक एक मॉडिफायर होता है जो कि एक्सेसिबिलिटी प्रदान करता है, यानी कि इसको सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं ये बताता है। और यहाँ पे फर्स्ट जावा क्या है, क्लास का नेम है फर्स्ट जावा। कमेंट्स यहाँ पे जो आपको स्लैश डबल स्लैश से दिखाया गया है ये कमेंट होता है। वहाँ प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे पब्लिक आपको पता है मॉडिफायर होता है जो कि किसी भी परमिशन को देने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इसकी परमिशन पब्लिक के द्वारा दी जाती है। एक मॉडिफायर होता है, आगे आप लोग मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी मेथड को आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेकिन यहाँ पे जो मेन मेथड है उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, इसलिए उसको सीधे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे स्टैटिक का यूज़ किया गया है। The word void indicates that a method does not return a value। ये जो void word का यूज़ किया गया है इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि ताकि मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे। मेन इज़ मेथड, दिस इज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम। ये जो मेन प्रोग्राम में पब्लिक स्टैटिक वॉइड के बाद जो मेन लिखा गया है यही मेन मेथड होता है जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। यानी जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं वो सबसे पहले क्लास में मेन मेथड को विजिट करता है और यहीं से मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग इज़ एन एरे विच हैज़ बीन नेम्ड एज args। स्ट्रिंग एक एरे होता है जहाँ पे args उसका नाम है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, लाइक शुभम, राम, कुछ भी आप दे सकते हो, जो आपका मन हो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो स्ट्रिंग का नाम। इसके बाद आप लोगों ने देखा था प्रोग्राम में, यहाँ ऊपर प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा था system.out.println और द सम ऑफ टू नंबर्स सम। तो यहाँ पे system.out.println क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। सिस्टम इज़ प्री डिफाइंड क्लास। सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास होती है जो कि जावा कंपाइलर पहले से ही अंडरस्टैंड कर चुका है। जब आप सिस्टम लिखते हो तो वो जान जाता है कि ये प्री डिफाइंड क्लास है। आउट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट राइटर क्लास। यहाँ पे जो आउट लिखा गया है ये प्रिंट राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है डिफाइंड इन सिस्टम, जो कि सिस्टम में डिफाइंड होता है। प्रिंट एलन प्रिंट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन विद अ न्यू लाइन। और यहाँ पे जो मेथड प्रिंट एलन लगाने का मतलब कि वह हमेशा आउटपुट को नए लाइन में प्रिंट करता है। तो ये रहा हमारा बेसिक जावा प्रोग्राम। इसको आप लोग हमारे ब्लॉग पे भी जाकर विज़िट कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ।
और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताया गया है, समझाया गया है और आपको समझने में भी बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। और अगर आप और डीप समझना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। इसके एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो हम आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।